वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। तो कल हमने चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 कंप्लीट किया था। हम एक दिन लेट चल रहे हैं वीडियो के साथ, तो इट्स ओके, बट हम कंप्लीट कर लेंगे ऑन टाइम। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑडिटिंग ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की। ई कॉमर्स की जो ई कॉमर्स के बिहाफ पे हम कैसे ऑडिटिंग कर सकते हैं। देखिए, जो ई कॉमर्स है उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसका हम बिज़नेस में काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। हम हमारे हमारे कंप्यूटर्स का, कम्युनिकेशन का, हमारी टेक्नोलॉजी को बिज़नेस के प्रोसीजर में हम यूज़ करने लगे, और ताकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए काम करने की। ई कॉमर्स से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हमारे बिज़नेस मॉडल्स का यूज़ करते हैं, उनकी एप्लीकेशन के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारी चेन है, जो हमारी वैल्यूएबल चेन और प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, साथ ही साथ जो हमारी ग्रोथ हो रही है ई कॉमर्स की, वो काफ़ी रैपिडली, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। साथ ही साथ जो हमारा इंटरनेट का यूज़ है वो भी ग्रो कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है पूरे लास्ट डिकेड से। जो बूम है ई कॉमर्स का, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे ट्रेड मीडिया में, हमारी टेलीफोन कम्युनिकेशन में, हमारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो कहाँ पे उसकी ग्रेटर एफिशिएंसी है? जो हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, प्रोसेस ऑर्डर हो रहे हैं, वो ई कॉमर्स के थ्रू हो रहे हैं। हम अपने कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी बाइंग हैबिट क्या है। हमारे जो प्रेजेंटिंग कस्टमर हैं, उनके जो प्रोस्पेक्टेड है, प्रोडक्ट्स के कैटालॉग्स हैं, उनको हम प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इन्वेस्टर की, उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। कस्टमर को इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सारे डाटाबेस मैसेज दे सकते हैं, जो हमारी ऑफसाइट सेल्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे परचेज ऑर्डर है, इन्वॉइसेज हैं सप्लायर्स के, उसे भी प्रोसेस्ड कर सकते हैं। जो हमारा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टस है वो क्या कहते हैं? जो हमारे पहले 90s और 80s में थे, पहले वो इनएफिशिएंट थे, कंप्यूटर का यूज़ करना एक्सपेंसिव था, अनरिलायबल था, रेडुलेंट था, स्लो था, जिस वजह से वो यूज़ नहीं कर पाते थे। बट जो हमारी अब हिस्ट्री है ई कॉमर्स की, वो इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके, इतनी ज़्यादा इन चेंज हो गई है कि जो हमारी फैसिलिटी है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की इलेक्ट्रॉनिक, हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं ईडीआई के थ्रू, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू। हमारी एटीएम मशीन्स आ गई, जिससे हम परचेज ऑर्डर, इन्वॉइसेस, क्रेडिट एक्सेप्टेंस करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, जो हमारे इम्प्लीमेंट करते हैं इंजीनियर को, साथ ही साथ कंडक्ट करते हैं कि हम कैसे इक्विवेलेंट हमारे ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं टिकट्स की या प्रोडक्ट्स की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होने लगे, ऑनलाइन बैंकिंग होने लगे। तो हम इन सब का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग एनवायरनमेंट कैसे है? जो कस्टमर्स हैं, पहले विजिट करते हैं होम ब्रांच को, देन डिपॉजिट कराते हैं। कस्टमर विजिट करते हैं होम ब्रांच को, उसके बाद वो चेक और फंड्स ट्रांसफर कराते हैं। फिर वो टेलीफोन पे कॉल्स करते हैं ब्रांच से, फिर इंक्वायरी करते हैं, तब उसके बाद वो रिसीव करते हैं स्टेटमेंट, तब वो बैंक में ट्रांजैक्शन को डन करवाते हैं। जो यूटिलिटी है बिल पेमेंट की, वो मैनुअल प्रोसेस से फॉलो करी जा रही है, और जो प्लेस है फिक्स डिपॉजिट का, विड्रॉल का, वो होम ब्रांच से विजिट करने के बाद होता है। बट ऑनलाइन बैंकिंग एनवायरनमेंट क्या है? जो कस्टमर है वो विजिट करते हैं ब्रांच को, और एटीएम के थ्रू वो कैश डिपॉजिट कराते हैं। चेक के लिए भी वो ब्रांच पे डिपॉजिट कराते हैं, पर एटीएम के थ्रू या फिर इंटरनेट का यूज़ करके वो ट्रांसफर का फंड करा लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम में अवेलेबल हो जाती है इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स के लिए, ताकि वो उसका यूज़ कर सकें। इंटरनेट का यूज़ करके वो बिल पेमेंट्स भी कर सकते हैं, और इंटरनेट जो बैंकिंग है वो सारी फिक्स डिपॉजिट और विड्रॉवल्स भी वही है। ठीक है, तो बस इसी के बारे में बताएं कि जो हमारा ई कॉमर्स है, उसने काफ़ी ज़्यादा ब्रॉटअप कर दिया हमारे बिजनेस, और कस्टमर्स को क्लोजअप कर दिया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। जो उनका एक्सीलरेटर है ऑर्डर करने का, डिलीवरी करने का, इन्फॉर्मेशन देने का, तो वह काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। और हम अब हमारी ये डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? ई कॉमर्स इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, स्पेशली ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Information System Audit and Control Association, e-commerce is the process by which organizing conduct business electronic, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वो बिजनेस कंडक्ट करता है अपने कस्टमर्स के साथ, जो हमारे एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं उन, और उसके थ्रू वो इनेबल टेक्नोलॉजी के थ्रू वो बात कर सकता है। ठीक है, तो बस अब यही बताया। जो हमारे B2B मॉडल्स हैं, सारे मॉडल्स हैं वो नॉन इंटरनेट को इंक्लूड नहीं करते, बट वो प्राइवेटली कर लेते हैं। जो हमारा OECD है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, वो भी ई कॉमर्स को कमर्शियल ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअल और सब प्रोसेस करता है। डिजिटली डाटा है, टेक्स्ट, साउंड, विजुअल, इमेजेस, सब सारी चीज़ें हमारे नेटवर्क के थ्रू होते हैं, हमारे नेटवर्क के थ्रू होती हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट के थ्रू होती हैं। जो हमारा इंटरनल फिजिकल एसोसिएशन है वो क्या कहते हैं? जो ई कॉमर्स है, जो उसकी ट्रांजैक्शन है, वो ऑर्डर प्लेस करती है इलेक्ट्रॉनिकली, फिर वो गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर दिया टेंजिबली, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो एक कमर्शियल रिलेशनशिप बन जाता है।
जो हमारा B2B मॉडल है, पहले वो बाइंग करते हैं फिर सेलिंग करते हैं, और जो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है ई बिजनेस का और ई कॉमर्स का, वो काफ़ी रिप्लेस्ड मतलब हो चुका है। ई कॉमर्स का अब ई बिजनेस हो चुका है, वो रिप्लेस्ड हो गया है। ठीक है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, बट अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करने लग गए हैं लोग, जो कि इंटरनेट का ही यूज़ करके हो सकता है, गुड और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन करके। बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी पड़ती हैं। जो हमारा एक्चुअल बाइंग और सेलिंग है गुड्स की, वो इंटरनेट के थ्रू होती है, एक्सचेंज भी कर लेते हैं। बट जो हमारे कस्टमर को हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यही कि जो हमारे इंटरनेट रिक्यूरमेंट है वो वाई इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफेक्ट क्या है ई कॉमर्स का ऑडिट प्रोसेस में। सो जो ऑडिटर है वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आईटी के थ्रू हम जो हमारा पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट है, अगर वो हमारे पास नहीं है, तो अब सारी ट्रांजैक्शन हम इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कराने लग गए हैं, तो वो इन सारी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन को वो अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं, और फिर हमारी वो जो हमारे पेपर्स डॉक्यूमेंट है उनसे टैली कर लेते हैं। कोई भी अगर फ्रॉड और चांसेस होते हैं तो उससे वो पता चल जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। साथ ही साथ उनके पास एविडेंस होता है, अगर उनके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं एग्जामिन करने के लिए, तो वो इंटरनेट कंट्रोल के थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस कर सकते हैं। जो मैनिपुलेशन होती है उसके चांसेस बहुत कम है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली चेक कर सकते हैं उनके पास अगर एविडेंस है तो। अगर वो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हैं, मतलब इस पूरे टॉपिक का मैं सिर्फ आपको ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी, यही कि जो हमारा ई कॉमर्स रिप्लेस्ड होकर ई बिजनेस हुआ है, ई बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है इंटरनेट के थ्रू, सारे कंप्यूटर में डाटाबेस होता है। अगर हमारे पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब हमारे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास कोई रिसिप्ट, वाउचर या पेमेंट्स के रजिस्टर या कोई भी कुछ भी नहीं है, तो हम इलेक्ट्रॉनिकली उन ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं और उनके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे हमारी ऑडिटिंग करी जा सकती है। ठीक है, ऑडिट ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन और एनवायरनमेंट। सबसे पहले पॉइंट है हमारा स्किल एंड कॉम्पिटेंस। जो एक सफिशिएंट नॉलेज होती है कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन की, कि हाउ टू प्लान डायरेक्ट, हाउ टू सुपरवाइज, हाउ टू कंट्रोल एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्मेंस। जो सफिशिएंसी है नॉलेज की, वो डिपेंड करते हैं कि नेचर और एक्सटेंट क्या है हमारे ई कॉमर्स एनवायरनमेंट का। साथ ही साथ ऑडिट को ये भी कंसिडर करना चाहिए जो हमारे ई कॉमर्स के स्किल के करेक्टर साइड है, कैसे हमें ऑडिट कंडक्ट करनी है हमारे ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में। जिसका आंसर बहुत अफर्मेटिव है कि जो ऑडिटर है उसे असिस्ट करना पड़ेगा एक्सपर्ट को, ताकि उसकी सारी स्किल्स काम आए, और तभी एक्सपर्ट समझ सकता है कि उसको कैसे हमारी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ का रिस्क कम करना है, कैसे हमारे टेक्निकल कंट्रोल्स करने हैं, और कैसे हमारी ऑडिट ट्रायल्स की ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी लीगल कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, जो ऑडिटर है उसके पास जर्नल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो हमारी लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेशन है, आइडेंटिटी है बिजनेस का, कैसे ऑपरेट्स करना है, और साथ ही कैसे कंपाइल करना है सारे फ्रेमवर्क को। सारी ये जर्नल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ऑडिटर को ही सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग करने पड़ते हैं सारे लॉज के, रेगुलेशन को, जिसमें वो ऑडिटर रिकॉग्नाइज करता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी मटेरियल अमाउंट डिटर्मिनेशन पे पड़ता है और हमारे डिस्क्लोजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ता है। जो ऑडिट है वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर जाते, ना ही नॉन कंप्लाइंस हो सकती, कि जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन है। तो जो ऑडिटर को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पड़ती है सारे प्रोसीजर की, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ लॉज और रेगुलेशन लगेंगे, और उसे करके एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है हमारे फाइनेंस स्टेटमेंट की। जो हमारे लीगल और रेगुलेटरी चीज़ें हैं वो ऑडिटर को जजमेंट करनी पड़ती है, साथ ही साथ रिजल्ट भी वेरीफाइड करना पड़ता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन केसेस में वो क्या करता है, एडवाइस लेता है लॉयर की पर्टिकुलर एक्सपाइड में कि कौन कौन से नेसेसरी लीगल्स और रेगुलेटरी है जो उसे करनी ही है। तो ऑडिटर कुछ प्रोविज़न बनाता है IT एक्ट 2020 से रिलेटेड, कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डिजिटल साइंस है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स साइंस, और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो भी रिटेंशन है, और जो भी एट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट डिस्पैच है, और जो भी प्रोविजन है, वो सारे सर्टिफाइड होंगे। इन सारी चीज़ों का ऑडिटेशन होगा ना। ऑडिट प्लानिंग में क्या होता है, जो ऑडिटर है सारी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटीज़ और क्या अवेलेबिलिटी है। तो इन सब की अंडरस्टैंडिंग करने के बाद वो सारे अकाउंटिंग करता है और अपना इंटरनल सिस्टम के लिए प्लान करता है, डिटरमाइन करता है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट सारे प्रोसीजर के लिए। फिर डिटरमाइन करता है कि क्या क्या हमारे पास डाटा की अवेलेबिलिटी है, क्या क्या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर फाइल्स और अदर एविडेंशियल मैटर्स हैं। उसके बाद वो ई कॉमर्स का एनवायरनमेंट चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट है, और उसी के बिहाफ पे वो कुछ प्लानिंग करता है कि हमारे ई कॉमर्स एनवायरनमेंट का स्कोप क्या है, मतलब फ्लो ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या है, इन्फॉर्मेशन कितनी है, लोकेशंस कितनी है, सारा कुछ प्रिपेयर करता है। उसके बाद सारे आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ रिस्क एरिया है ई कॉमर्स एनवायरनमेंट, फिर उसके लिए अकॉर्डिंगली प्लान करता है और एड्रेस करता है कि हम अपने रिस्क को कहाँ से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है रिपोर्ट के लिए इंटरनल कवर करता है सारी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ को, और फिर कंसिडर
करता है कि रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए हमारे ऑडिट प्लान के अकॉर्डिंग। फिर अंडरस्टैंड करता है हमारे इंटरनल कंट्रोल को और इंस्टीट्यूट करता है कि मैनेजमेंट को कैसे ई कॉमर्स एक्टिविटी के रिगार्डिंग करना है। उसके बाद डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंट का ऑडिट प्लान करता है, साथ में ओवरऑल ऑडिट प्लान भी करता है। ये भी देखता है कॉम्प्लेक्सिटी का है और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की जो आईटी सेटअप है और उसे कैसे इंक्लूड करना है, डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस क्या है हमारे टीम मेंबर का, टाइमिंग क्या रहेगी ऑडिट की, इंटरीम रिव्यूज या फाइनल रिव्यूज, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है। उसके बाद रिस्क, जो हमारी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी सारी मतलब वो बिजनेस प्रोसेस के लिए होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है कि चेंज हो सकता है हमारी एक्टिविटीज़ में, परफॉर्मेंस में। तो वो कंपेयर करता है हमारी ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन पे। तो वहाँ पे ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारी ई कॉमर्स है वहाँ पे कहाँ पे रिस्क हो सकते हैं। तो वो एनालाइजेशन करता है हमारी सारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का और फॉलो करता है कुछ अटेंडेंस लाइक लॉस ऑफ ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी, रिस्क ऑफ बिजनेस प्रोसेस फेलियर्स, ई कॉमर्स के कुछ सिक्योरिटी रिस्क, वायरस अटैक और अनऑथराइज एक्सेसेस, कुछ इम्प्रॉपर एक्टिविटीज़ पॉलिसीज हो सकती हैं और जहाँ पे मतलब कैपिटलाइजेशन से रिगार्डिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसीज, अलाउंसेज, जो भी है इन सब से रिगार्डिंग वो चीज़ें कन्वर्ट कर जो नाउ जो हमारे टैक्सेस है, अदर लीगल्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उनके प्रति हमारी ई कॉमर्स कंडक्ट करी जा रही है नहीं करी इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर, वो चेक करता है। उसके बाद ये देखता है कि जब सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय शेल मिस्ड ड्यू टू फ्रॉड हो जाती हैं तो उसे असरटेन कैसे करना है, ट्रांजेक्शन को कैसे डिस्क्लोज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे किन टाइप की रिवेन्यूज़ और को असाइज करना है। तो उसमें क्या करता है, जो हमारे टेस्ट है अप्रोप्रिएटनेस जर्नल एंट्रीज के, उनको रिकॉर्ड करता है एडजस्टमेंट की, स्टेटमेंट की, और साथ ही साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस करता है इन अप्रोप्रिएट अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करने के बाद। सारी कलेक्ट और चेकिंग करता है हमारी जर्नल एंट्रीज़ की और अदर एडजस्टमेंट की, ताकि वो बन जाए। और फिर जो हमारी जर्नल एंट्रीज है, अदर एडजस्टमेंट है, वो थ्रू आउट द ईयर वो चेक करता रहता है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे डिपेंडेंट सर्विसेज हैं, मतलब आईपीएस हो गया, एपीएस हो गया, ये सारी कैसे होती हैं, सारी इन और सर्विसेज का यूज़ करते रहेंगे फंक्शन के लिए, ताकि फुलमेंट हो, डिलीवरी ऑफ गुड्स हो, ऑपरेशन हो, जो भी हमारी ऑडिट कंसिड्रेशन होती है सारी वो अच्छे से परफॉर्म करता है। और ऑडिटर ये भी कंसिडर करता है कि किस सर्विसेज का हम यूज़ करके हमारी कौन सी एक्टिविटी और एंटिटी इफेक्ट हो रही है, तो उस रिस्क ऑफ को हमें मिस स्टेटमेंट कर देना, उसको डिज़ाइन ही नहीं करना। और साथ ही साथ ये भी देखता है कि सारी और एक्टिविटीज़ की एंटिटी रेलिवेंट टू द ऑडिटिंग है या नहीं है। ठीक है। गोइंग कंसर्न, आपको पता है गोइंग कंसर्न इज अ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जो बैंकिंग में हम ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं, जैसे पे ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए, ट्रांसफर के लिए, तो वहाँ पे एडिशन के जो कस्टमर की जो कन्वेंशनल मेथड है, एक्टिविटीज़ है, न्यू लाइन है, उसको भी हम कैरी आउट करते हैं कि एक अमाउंट का जो सिग्निफिकेंस है बिजनेस एक्टिविटीज़ में वो हो। और ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ऑनलाइन फ्री वेबसाइट्स के थ्रू ही वो ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ता है। और वो डिपेंडेंट है हमारी ई कॉमर्स एक्टिविटी, क्योंकि वो एक एबिलिटी है, उसको गोइंग कंसर्न हमें कंटिन्यूस उसको करना पड़ता है। ठीक है ना। ऑडिट एविडेंस, जब ऑडिटर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है तो ऑब्जेक्टिव रहता है कि एविडेंस हो हमारे पास ई कॉमर्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो जो ई कॉमर्स एनवायरनमेंट है, जो उसकी ऑडिट एविडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जिसका ऑडिटर अंडरस्टैंड भी कर सकता है और इवेल्युएट भी कर सकता है। जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, वो एलिमिनेट नहीं करते जो नीड ऑफ पेपर एविडेंस की, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली की। जो भी अवेलेबिलिटी रहती है ऑडिट एविडेंस की, इलेक्ट्रॉनिक पेपर फॉर्म की, सफिशिएंट एंड रिलायबिलिटी इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन रहती है। और ऑडिटर ये भी कंसिडर करता है कि जो मैनुअल कंट्रोल है प्लेस पे हो रहा है नहीं कर रहा है, जो डिपेंड करता है ऑडिटर की असेसमेंट में कि उसने ऑटोमेटिकली कितना कंट्रोल करा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कंफर्म ट्रांजैक्शन कितनी है। ऑडिटर साथ साथ ये भी इवैल्यूएट करता है जो भी उसने सफिशिएंट ऑडिटर बनाए हैं और जो भी एविडेंस है, जजमेंट पास करी है, वो सही है नहीं है, रिस्क की मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। जो भी एविडेंस होते हैं वो सारे प्रोसीजर के रिगार्डिंग होते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी क्वांटिटी, और साथ ही साथ ये भी जो हमारी वैल्यू ऑफ एसेट है, कंप्लीटनेस है, ट्रांजैक्शन है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सारा कुछ ऑडिट एविडेंस डिपेंड करता है हमारे सोर्स पर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, नेचर पे, डॉक्यूमेंट्री पे, साथ ही साथ सोर्स और नेचर ऑफ द इंश्योरेंस पे। ठीक है। ऑडिट ट्रायल,
क्या होता है देखिए, ऑडिट ट्रायल का मतलब है जो रिकॉर्ड्स हमने एनेबल करे हैं ट्रांजैक्शन के लिए उनको ट्रेस करना, समराइज करना सारी टोटल स्टेटमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, और जब मैनुअल अकाउंट्स उनमें इंक्लूड हमारे डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ईडीपीआई सारे मेंटेन करे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप्स, सब कुछ जिसमें सारी हिस्ट्री को फॉलो करा जाता है। कोर्सेज को रिकॉर्ड है उनको फाउंड करा जाता है, एनालाइज करा जाता है सारी डाटा को जो फाइल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, करेक्टली इंटरप्ट करा जाता है फाइल को जो डाटा डैमेज हो चुका है, इन्वेस्टिगेट करना जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उस पर सारा कुछ दोबारा ध्यान दिया जाता है, सारे प्रोजेक्ट वॉल्यूशन को मॉनिटर करा जाता है सारी चीज़ों को, और जो हमारा कंप्यूटर असिस्ट टेक्नोलॉजी है उसे भी इफेक्टिवनेस और उसकी एफिशिएंसी को, ऑब्जेक्टिव को हम ट्रायल करते हैं। नाउ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो भी हमारी ऑडिटर है वो एग्जामिन करता है अप्रोप्रिएटनेस क्या हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर रखी है, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ सारी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो किसके रिगार्डिंग है, फॉरेन करेंसी के, कैपिटलाइजेशन के, रिवेन्यू के, रिकॉर्डिंग के, मेजरमेंट के, डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट के, ये सारी चीज़ें भी ऑडिट करी जाती है। नाउ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, जो रिकॉर्ड ऑडिट प्रोसेस में हमने परफॉर्म करी, रेलिवेंट हमारे पास एविडेंस है, कंक्लूजन रीच हुए हैं, वर्किंग पेपर्स है, ऑडिट प्रोग्राम्स है, एनालाइजेशन है, मेमोरेशन, रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सिग्निफिकेंट मैनर शेड्यूल है, वो सारे काम ऑडिट परफॉर्म वर्क करे जाते हैं। जो नेचर है, टाइमिंग है, सब कुछ इफेक्ट करता है हमारे अकाउंटिंग डाटा को, साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको भी, जो परचेज होती है, शिपिंग होती है, बिलिंग होती है, कैश शिप, सारी कुछ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से होती है पार्टीज़ में, तो इलेक्ट्रॉनिक एग्जिस्ट करती है पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए होती है और वो चेंज कर देती है पूरे बैकअप फाइल को। तो ऑर्गेनाइजेशन को रिटेंशन पॉलिसीज़ बना के रखनी पड़ती है, जैसे ऑडिटर बना के रखता है तो ऑडिटर रिव्यू देता है जो भी उसने ऑडिट प्रोसेस में करा है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रखता है। तो ऑडिटर का यही काम है, वो डॉक्यूमेंटेशन करे, पूरी डॉक्यूमेंट फाइल बनाए ताकि जो भी उसने प्रोसेस करा है वो असेंबल हो और एक ऑडिट फाइल पे और एक डेट पे उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, और वो डिलीट नहीं कर सकता उस डॉक्यूमेंट जब तक वो रिटेंशन पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। ठीक है, तो बस इतना चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 11। अगर कोई डाउट हो चैप्टर नंबर 11 में, यू कैन आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरी आप ईमेल पर मैसेज भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ।